हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सोनीपत पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अभय ने कहा कि 3 बिलों को लेकर किसानों को बर्बाद करना चाहती है सरकार। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का सरकार दावा भूल गई। सरकार को ऐसे कानून लाने चाहिए जिससे किसान की आय बढ़े, न कि किसान बर्बाद हो। इतना ही नहीं, चौटाला ने किसानों की धान खरीद पर भी सरकार पर हमला बोला। पानीपत की अनाज मंडी में किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो किसानों की धान का सही टाइम पर उठान नहीं हो रहा, दूसरा कई दिन धान मंडियों में पड़ा रहने के बावजूद किसानों को धान का सही रेट नहीं मिल रहा, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी है। इसी को लेकर अनाज मंडी के प्रधान धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गेस्ट हाउस में आकर प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन वो अनाज मंडी का दौरा नहीं करते क्योंकि उनको डर है किसान उनको अनाज मंडी में घुसने नहीं देगा, क्योंकि आज सरकार के क्रियाकलापों से किसान, मजदूर, आड़ती सब परेशान हैं। करनाल की निसिंग की अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते किसान और आड़ती परेशान हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर खामियां होने से किसान दुखी हैं और एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। अनाज मंडी में गेट पास कटवाने वाले किसानों की लंबी लाइन लगी रही। आड़ती भी फसल खरीद और उठान को लेकर परेशान हैं। मंडी में पहुंचे किसानों और आड़तियों का कहना है कि मंडी में एक अफवाह फैली है कि मार्केट कमेटी के अधिकारी और कर्मचारी 15 से 20 रुपए लेकर CMR के धान का गेट पास दे रहे हैं और जो पैसे दे रहा है उसको गेट पास मिल रहा है, जो नहीं दे रहा उसको दिक्कतें हो रही हैं। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि हमारी खरीद सुचारू चल रही है, गेट पास की दिक्कत है तो ठीक कर ली जाएगी। वहीं गेट पास देने की एवज में पैसे की बात पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सिरसा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को रिहा किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को किसान डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। उस दौरान पुलिस ने कई किसानों को गिरफ्तार किया था। वहीं देश में लॉकडाउन 5 का ऐलान भी हो गया, लेकिन पंजाब ने अभी भी हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब की सीमा में आने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते हरियाणा रोडवेज को अपने यात्रियों को शंभू बॉर्डर पर ही उतारना पड़ता है। शंभू बॉर्डर से यात्री पैदल चलकर बॉर्डर पार करते हैं और फिर आगे के लिए पंजाब से बस लेते हैं। इसके चलते यात्रियों को परेशानी होती रहती है, साथ ही उन्हें किराया भी ज्यादा देना पड़ता है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में बच्चों के हुनर को हौसला देने के लिए बाल कल्याण परिषद ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन करेगी, जिसकी जोरदार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की ओर से 10 अक्टूबर से मनाए जा रहे बाल महोत्सव को लेकर जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा ने जिला बाल कल्याण परिषद के अधिकारियों को साथ लेकर नूंह में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। डीसी ने बताया कि बाल महोत्सव के दौरान होने वाली प्रतियोगिता सोलो डांस, क्लासिकल, ग्रुप डांस, फैमिली, देशभक्ति, ग्रुप गीत, फैंसी ड्रेस समेत 13 प्रतियोगिताएं की वीडियो क्लिप और फोटो के जरिए चाइल्ड वेलफेयर हरियाणा.com बाल महोत्सव पर भेजी जा सकेगी। फल और सब्जी के रेहड़ी चालकों के लिए नगर परिषद की ओर से लोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत लाइसेंस धारक रेहड़ी चालक आसान किस्तों और कम ब्याज दरों पर जरूरतों के लिए 10,000 का लोन ले सकते हैं। ये जानकारी नगर परिषद असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर रवि कुमार ने दी। आपको बता दें कि PM स्ट्रीट वेंडर स्कीम के तहत ये सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 343 स्ट्रीट वेंडर में से 143 वेरीफाई किए जा चुके हैं। लोन के लिए स्ट्रीट वेंडर को रेहड़ी का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ID से रेहड़ी का लाइसेंस बनाया जा सकता है। उन्होंने
उन्होंने बताया कि अभी तक उनके पास लोकल स्तर के रेहड़ी चालकों के लिए लोन बनाने की सुविधा उपलब्ध है। अगर आदेश आते हैं तो अन्य प्रदेश के रहने वाले रेहड़ी चालकों को भी ये सुविधा दी जा सकती है। सोहना की अनाज मंडी में पिछले एक सप्ताह से फसल खरीद की जा रही है। अन्य मंडियों की अपेक्षा सोहना में अब तक सबसे कम खरीद की गई। एक सप्ताह में सोहना की अनाज मंडी में 210 किसानों की फसल ही अब तक खरीदी गई। मार्केट सचिव नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की फसल खरीद में जो सॉफ्टवेयर की वजह से परेशानी है, अब उसे दुरुस्त किया गया। अब किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। अनाज मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए किसानों की फसल खरीदी जा रही है। खेलो इंडिया को लेकर हरियाणा में तैयारियां जोरों पर हैं। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 2021 खेलो इंडिया के लिए समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। प्रदेश में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना वायरस मरीजों के घर के बाहर अब पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। इससे अब उन्हें सामाजिक अलगाव का भय और कलंक भी नहीं सहना पड़ेगा। महामारी के भय को कम करने की दिशा में हरियाणा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की ओर से जारी पत्र में इस बात की पुष्टि की गई। राज्य के सभी सिविल सर्जन को जारी पत्र के अनुसार राज्य भर में अब होम आइसोलेशन में रखे मरीजों और होम आइसोलेशन किए गए लोगों के घर के बाहर किसी भी प्रकार के पोस्टर, इश्तिहार या पैम्फलेट नहीं चस्पा किए जाएंगे। जो पोस्टर और इश्तिहार पहले चस्पा किए गए थे, उन्हें भी तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश महानिदेशक ने जारी किए हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य ऐसे रोगियों के दरवाजों पर इस तरह के पोस्टर लगाने से उत्पन्न कलंक को कम करना है। इस प्रकार परीक्षण के डर को भी खत्म करना है। रोहतक में बीजेपी ने जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत के दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि कृषि कानून पर कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। अब किसान मंडी के बाहर भी अपनी फसल को बेच सकता है। साथ ही हमने मंडी के बाहर मार्केट फीस को भी खत्म कर दिया। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार ठेका प्रथा में भी नियम कानून लेकर आई, जिससे किसी तरह की मनमानी को खत्म किया जाए। उन्होंने बताया कि किसी तरह के विवाद को एसडीएम से सुनवाई का हक इसलिए दिया गया है जिससे जल्द समस्या का निपटारा हो सके। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने चंडीगढ़ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए उपायुक्तों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, एएफसी इंडिया के प्रबंधन निदेशक भी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनरी की आपूर्ति कस्टम हायरिंग केंद्रों और किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को 70% मशीनरी का आवंटन सुनिश्चित किए। साथ ही इन मशीनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल भी सुनिश्चित करें। इसके अलावा बेल्स की खपत के लिए औद्योगिक इकाइयों और गौशाला के साथ संपर्क स्थापित किया जाए। उन्होंने उपायुक्तों को इन सभी गतिविधियों की रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सरपंच ग्राम सभा की बैठक आयोजित करे और ग्राम सभा में पराली नहीं जलाने का प्रस्ताव करे। हाथरस मामले में को लेकर पूरे देश में रोष है और ऐसे में रोहतक बार के 2 वकील आरोपियों के पक्ष में केस लड़ने को लेकर आगे आए। दोनों ही वकीलों ने हाथरस जाकर आरोपियों के परिजनों से भी मुलाकात की और उनके पक्ष में केस लड़ने की बात कही, जबकि हाथरस बार के वकीलों द्वारा आरोपियों का केस नहीं लड़ने से मना करने के बाद दोनों वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने का निर्णय लिया। दोनों वकीलों का कहना है कि दोषी करार देना कोर्ट का काम है, वकील का काम है केस को लड़ना। ये दोनों वकील हमेशा गैंगरेप केस के आरोपियों के पक्ष में केस लड़ते हैं। रोहतक की नेपाली युवती के साथ निर्भया जैसी हैवानियत करने वाले आरोपियों का केस भी उन्होंने लड़ा था और रोहतक कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
प्रदेश में बिना पर्यावरण क्लियरेंस के चल रहे डिहाइड प्लांट्स को सील किया गया। वहीं यमुनानगर में भी इसको लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण मंजूरी के बिना चल रहे 7 फॉर्मल डिहाइड प्लांट्स को सील किया है। नोटिफिकेशन के तहत इन प्लांट्स को चलाने के लिए उन्हें पर्यावरण मंजूरी लेनी होती है, जो कि इन यूनिट्स ने नहीं ली, इसीलिए इन्हें सील कर दिया गया। इसी के साथ विभाग इन सभी यूनिट्स के खिलाफ कुरुक्षेत्र की पर्यावरण कोर्ट में मामला भी दर्ज करेगा। साथ ही जुर्माने का भी आकलन किया जा रहा है। प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी निर्मल कश्यप ने बताया कि इन सभी प्लांट्स को केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को सेक्शन 5 में कवर किया गया। यमुनानगर की यूनिट सेक्शन 5F1 के तहत आती हैं और इनमें तैयार माल का प्रयोग प्लाईवुड में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन के तहत उन्हें पर्यावरण मंजूरी लेनी जरूरी होती है, जो कि उन्होंने नहीं ली थी। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह बताया कि पर्यावरण मंजूरी देने का जिम्मा राज्य पर्यावरण विभाग आकलन प्राधिकरण के पास है। बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं। यूनिट संचालकों का दायित्व बनता है कि वो आवेदन के समय सही जानकारी दें। पानीपत ट्रांसपोर्ट नगर में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने आरसी-आरटीओ ऑफिस की मोहरों के साथ नकली परमिट बरामद किया। आपको बता दें कि नकली परमिट बनाने की एवज में लिए जा रहे थे पैसे। फरीदाबाद में निगम के जेई सुमेर सिंह की गुंडागर्दी के खिलाफ आज फरीदाबाद के सभी पत्रकार धरने पर बैठेंगे। निगम के सामने धरने पर बैठकर पत्रकार जेई सुमेर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके साथ ही पत्रकारों का दल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके उन्हें जेई के खिलाफ शिकायत भी देंगे। आपको बता दें कि बुधवार को जेई सुमेर सिंह अपनी टीम के साथ भाकरी डबुआ रोड पर अवैध निर्माण में तोड़फोड़ करने पहुंचे थे। वहीं जब हमारे संवाददाता संजय गुप्ता ने जेई से तोड़फोड़ को लेकर सवाल किया तो जेई साहब भड़क गए और पत्रकार के साथ मारपीट शुरू कर दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जेई ने पत्रकार के मुंह पर मोबाइल से हमला करते हुए कैसे वो नजर आते हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि जेई साहब को पत्रकार पर हमला करने का अधिकार किसने दिया। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में एक कलयुगी माता पिता ने अपने ही बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। माता पिता ने बच्चे को बीड़ी से दागा और बेल्ट से पीटा। 5 साल के बच्चे ने अपने माता पिता पर बीड़ी से जलाने और बेल्ट से पीटने का आरोप लगाया। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बच्चे के नाना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आदर्श नगर थाने के तहत आने वाली सुभाष कॉलोनी में पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। दोनों की ही दूसरी शादी हुई महिला ने पहले अपने पति के 5 साल के बच्चे को अपने पास रखा हुआ था, लेकिन उसे प्रताड़ित कर रही थी। लंबे समय से कोसली में हो रहे अवैध निर्माण कार्य थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में कोसली के नया गांव मोड़ पर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में डीटीपी विभाग ने 6 अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डीटीपी की माने तो इन अवैध निर्माण करने वालों को कई दिन पहले नोटिस जारी कर इससे जवाब मांगा गया था। फरीदाबाद के नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने डबुआ पाली रोड पर बन रहे अवैध निर्माण को धराशाही किया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। सड़क के दोनों ओर अवैध निर्माणों की सूचना निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने जेसीबी और अर्थ मूवर की सहायता से अवैध निर्माण को समीदोज किया। फरीदाबाद के डबुआपाली रोड पर निगम के जेई ने हरियाणा न्यूज के पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की। दरअसल बुधवार को डबुआपाली रोड पर अवैध निर्माण को निगम की टीम ने धराशायी कर दिया, जिस पर सवाल पूछने पर जेई सुमेर सिंह भड़क उठा और संवाददाता के साथ बदसलूकी कर धक्का मुक्की करने लगा। पलवल में किन्नरों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा किया। किन्नरों का कहना है कि कुछ दिनों पहले हुई फायरिंग मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। किन्नरों का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बीते 2 अक्टूबर को रादौर के गांव खजूरी के पास आवर्धन नहर में कूदकर आत्महत्या करने वाले गांव तिगरा के युवक आमिर की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया। दरअसल मृतक युवक के परिजनों ने जब आमिर का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें आमिर ने मौत से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी मौत के लिए खजूरी निवासी एक व्यक्ति पर उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद परिजन इंसाफ की मांग को लेकर थाना जटलाना पहुंचे और पूरी घटना की शिकायत पुलिस को सौंपी। गुरुग्राम के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 कुख्यात बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगने के बाद उन्हें सोहना के सेक्टर 39 स्थित नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल तीनों बदमाश सूबे गुर्जर गैंग के शार्प शूटर हैं और पूर्व में कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को सूचना मिली थी कि सूबे गुर्जर गैंग के 3 कुख्यात बदमाश एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के इरादे से धुनेला गांव में टहल रहे हैं। सूचना के आधार पर तत्काल एक स्पेशल टीम गठित कर बदमाशों के पीछे लगा दी गई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए नगली रोड पर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इसी दौरान एक बिना नंबर वाली बाइक सवार 3 युवक आते दिखे। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया तो युवक फायरिंग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने भी पूरी मुस्तैदी से जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्टल, 110 कारतूस, 1 पिट्ठू बैग और एक बाइक बरामद की है। फिलहाल के लिए